हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारा जो लेक्चर है उस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर जो हमने बताया था जिसमें हमने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, उस लेक्चर के बेस के ऊपर हम थर्ड पॉइंट जो हमारे पास प्रेजेंट था, मतलब मॉडर्न कंसेप्ट जो हमारे पास मॉडर्न थ्योरी जो थी इवोल्यूशन के रिगार्डेड, उसमें हमने अलग अलग पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। सबसे पहले जीन फ्रीक्वेंसी के बेस के ऊपर हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था, सेकंड हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था उसमें नेचुरल सिलेक्शन हमारे पास पॉइंट था। उसके साथ दो पॉइंट और भी हमारे पास रिमेन्स है, जिसमें वन इज द स्पेसिएशन एंड अनदर इज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिएशन से। स्पेसिएशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आज के लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्पेसिएशन, व्हाट यू मीन बाय द स्पेसिएशन। यू नो कि हमारे पास ओरिजिन से रिगार्डेड से जो सबसे पहले तीन थ्योरी पहले प्रोवाइड की मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को छोड़कर, इसके अलावा जो हमारे पास तीन थ्योरी दी गई, उन हर किसी थ्योरी का मेन मोटो यही था। सबसे पहले लेमार्किज्म के बारे में जो भी बताया गया, लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन थी कि इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो बदलाव आते हैं वो बदलाव उसकी जरूरत है, और जरूरत के बेस के ऊपर उन पार्टिकुलर बदलाव को वो अपनी बॉडी के अंदर सेव कर लेता है। ऐसे में जब कोई भी बेनिफिशियल चेंज जब आता है, वो बेनिफिशियल चेंज वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है, यानी जो चेंज है वो इनहेरिट कर लिया जाता है। तो एक्वाइजेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थ्योरी को हम बोलते हैं। देन हमारे पास आई डार्विनिज्म। यू नो डार्विनिज्म का मतलब लास्ट पॉइंट क्या था, नेचुरल सिलेक्शन। तो मेन पॉइंट्स जो है उनको ऑर्गेनिजम्स ने अपनी बॉडी में इंसर्ट किया, नेक्स्ट जनरेशन में उनको ट्रांसफर किया, उनकी सहायता से नेचुरल सिलेक्शन हो गया। उसी के बेस के ऊपर नेक्स्ट म्यूटेशन थ्योरी, सभी का रिजल्ट एक ही पॉइंट निकलता है कि किस तरीके से किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यू कैरेक्टर जो अपीयर होते हैं, न्यू कैरेक्टर जो किसी भी केस के बेस के ऊपर न्यू जनरेट होते हैं, वही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास कर दिए जाते हैं। उसकी सहायता से जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो पेरेंट से बिल्कुल सेपरेट होता है, और जब पेरेंट से कोई भी ऑर्गेनिज्म सेपरेट होगा तो इट्स मीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू न्यू स्पीसीज। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन बोलते हैं। अब यहां पर तो हमारे पास टर्म जो है स्पेसिएशन है। इस स्पेसिएशन का मतलब क्या है, स्पेसिएशन तो एक प्रोसेस है। स्पेसिएशन तो क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड। हम ये कह सकते हैं इट इज ए प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड। न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड, यानी स्पेसिएशन तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है बेटा। अब ये स्पेसिएशन के बेस के ऊपर, अब इस स्पेसिएशन की मेन जो यूनिट है, यूनिट ऑफ स्पेसिएशन इज द स्पीसीज। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ स्पेसिएशन। यूनिट ऑफ स्पेसिएशन क्या है भाई, स्पीसीज। यूनिट है इसकी स्पीसीज। अब हमारे पास डेफिनेशन स्पीसीज की देखिए क्या है। स्पीसीज का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं स्पीसीज का मतलब है एक ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर इंडिविजुअल individuals which is a morphological and genetically identicals, ठीक है, which is found at a specific geographical area, which is found at a specific geographical area at a specific geographic एरिया, किसी जियोग्राफिकल एरिया पे मिलते हैं। हालांकि आप इस बात को नहीं भी लिखेंगे किसी जियोग्राफिकल एरिया पे मिलते हैं, इसका मतलब मेंबर तो कहीं पर भी मिल सकते हैं। जियोग्राफिकल एरिया विद, अब देखिए यहां पर क्या होगा, अब स्पीसीज की मेन डेफिनेशन का हिस्सा है विच कैन
interbreed, which can interbreed and produced fertile। भाई हमारे पास स्पीसीज की डेफिनेशन का सबसे अहम हिस्सा ये पार्ट है, विच कैन इंटरब्रीड, जो आपस में कोपुलेशन शो कर सकती है, और उस कोपुलेशन का रिजल्ट क्या होगा, दे प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यू नो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब, अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग भी यहां पर हम बोल सकते हैं, लेकिन हमने क्या कहा है, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। भाई स्टेराइल और फर्टाइल दो तरीके की ऑफस्प्रिंग, सिंपल सी बात है, प्रोड्यूस की जा सकती हैं। अब ये दो तरीके की जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस की गई है, इन दोनों टाइप्स की ऑफस्प्रिंग्स के बेस के ऊपर हमारे पास कोई तो कंडीशन होगी। वही फर्टाइल और स्टेराइल ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है, वही इस फर्टाइल वर्ड्स का मतलब होता है कि ऐसा केस, ऐसा ग्रुप इंडिविजुअल का ऐसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस की जा रही है जो फर्दर नेक्स्ट टाइम से फिर से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। यानी जब तक नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, इसका मतलब वो स्पीसीज कहां से हुई, भाई पॉपुलेशन तो वही ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बनता है जो सिमिलर है, किसी पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहता है। उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि वो आपस में इंटरब्रीड प्रोड्यूस कर सकता है, इंटरब्रीड शो कर सकता है, बट जरूरी नहीं कि उसकी सहायता से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बने। लेकिन स्पीसीज का मेन कैरेक्टर है ये कि विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो आपस में इंटरब्रीड करके एक नई ऐसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है जो फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। यानी हम एक सिंपली इसको एक एग्जांपल की सहायता से अगर आप सबके सामने इस कंसेप्ट को समझाएं कि कैसे मैं इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैसे मैं आपको इस बात को बता सकूं, देखिए उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि स्पीसीज का मतलब क्या होता है, और भाई एक तरीके से ग्रुप जो इंडिविजुअल्स का ग्रुप बन जाता है उसका क्या मतलब होता है, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या कंडीशन है, देखिए तो बेटा यहां पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सिंपली आप एग्जाम्पल देखिए। भाई हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक स्पीसीज है, स्पीसीज ऑफ ए हॉर्स है, और हॉर्स में ये मेल हॉर्स है, मेल हॉर्स। दूसरी तरफ हमारे पास स्पीसीज ही है, ये स्पीसीज एक ही है, स्पीसीज ऑफ हॉर्स, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, फीमेल हॉर्स, ठीक है। अब हमारे पास ये कैसे चेक किया जाए कि एक स्पीसीज है, भाई इन दोनों के बीच में मेटिंग हुई, इनकी सहायता से क्या प्रोड्यूस हुआ, हॉर्स प्रोड्यूस हुआ, जो भी मेल फीमेल प्रोड्यूस हुई। फिर नेक्स्ट मान लीजिए सपोज कीजिए मेल प्रोड्यूस हुआ, दूसरी तरफ क्या है, फीमेल हॉर्स है, फिर से इसके और इसके बीच में, दोनों के बीच में फिर मेटिंग करवाई, इट्स मींस अगेन प्रोड्यूस हॉर्स। तो ये जो केस है, देखिए एक जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, तो ऐसी सिचुएशंस में बार बार जनरेशन टू जनरेशन ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस की जा रही है, वो ऑफस्प्रिंग फर्दर से कॉपुलेशन शो करती है, इनब्रीडिंग शो करती है, और उस इनब्रीडिंग का रिजल्ट क्या बनता है, नई ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है भाई, मेल एस क्रॉस विद फीमेल हॉर्स। यहां पर हमने क्या करवाया, देखिए मेल हॉर्स की मेल एस की क्रॉसिंग करवा दी हमने, किसके साथ, फीमेल हॉर्स के साथ। अब इन दोनों के बीच में जो ऑफस्प्रिंग यहां पर प्रोड्यूस की ना, वो बन गई म्यूल। क्या प्रोड्यूस होगी भाई, म्यूल प्रोड्यूस होगी, मतलब खच्चर प्रोड्यूस होगी। लेकिन दोबारा से अगर हम म्यूल के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो ये क्रॉस पॉसिबल नहीं है, मतलब फर्दर ऑफस्प्रिंग अगर बात करते हैं तो वो प्रोड्यूस होती ही नहीं है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, इट्स नॉट काउंट एज ए स्पीसीज। इस पार्टिकुलर केस में हमारे पास है कि म्यूल इज नॉट ए स्पीसीज। हम कह सकते हैं कि म्यूल इज नॉट इंक्लूड, हम सिंपली कह सकते हैं म्यूल इज नॉट कंसिस्ट एज ए स्पीसीज। म्यूल जो है उसको हम स्पीसीज में कंसिस्ट नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास हॉर्स क्या है, हॉर्स इज इंक्लूड इन ए स्पीसीज। किस में इंक्लूड करते हैं भाई, उसको स्पीसीज में इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रोसेस है स्पीसिएशन का, उस प्रोसेस के बेस के ऊपर हमारे पास यही कंडीशन होती है। अब स्पीसिएशन होने का जो केस होता है उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर
यानी किसी भी ग्रुप का मतलब क्या है, किसी भी ग्रुप का मतलब है कि कोई भी हमारे पास एक सिमिलरिटी के बेस के ऊपर या किसी भी डिफरेंस के बेस के ऊपर जब भी एक पॉपुलेशन के अंदर से कोई नया ग्रुप प्रोड्यूस होता है, उस न्यू ग्रुप को हम किसके नाम से बोलते हैं भाई? सब पॉपुलेशन के नाम से बोल सकते हैं या डिम के नाम से बोल सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए ये एक पार्टिकुलर एरिया है, ये हमारे पास क्या है, एक पार्टिकुलर एरिया, और इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है ये सर्वाइव करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स इसमें सर्वाइव करते हैं। लेकिन इस पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर कुछ मेंबर्स जो मतलब पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस में ऑर्गेनाइज मींस ओरिजिनेट हो गए। ये जो मेंबर्स हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर ये जो मेंबर्स हैं न्यू ओरिजिनेट हो गए। अब इस टोटल पॉपुलेशन के अंदर जो ये न्यू ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, दैट इज कॉल्ड द डिम। इसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं? दैट इज कॉल्ड द डिम। तो ये डिम है, मतलब डेमोक्रेसी। इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? सब पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन के नाम से बोल सकते हैं। इसको किसके नाम से बोल सकते हैं? सब पॉपुलेशन। तो यहां पर क्या है, ग्रुप बन गया है इंडिविजुअल्स का, नया ग्रुप जो ओरिजिनेट हुआ है उसके बेस के ऊपर। तो हमारे पास न्यू जो ओरिजिनेशन हुआ है मेंबर्स का, इसको भी हम एक डिम में डेमोग्राफी के बेस के ऊपर, डिम मतलब पॉपुलेशन का जो ग्रुप होता है उसको डिम बोलते हैं, और पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी के नाम से हम बोलते हैं, इसलिए इसको हमें डिम के नाम से बोलते हैं। ठीक है, सब पॉपुलेशन के नाम से। और आफ्टर द फ्यू टाइम्स यही जो पॉपुलेशन है इसके जो मेंबर्स हैं, यानी जो हमारे पास ये नई जो पॉपुलेशन बनी हुई है इसी के मेंबर्स हैं, उसका नंबर इंक्रीज होगा, इन्वायरमेंट में अडेप्टेशन होगी उसकी, मेंबर्स का नंबर इंक्रीज होगा, और पहले वाली जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसके मेंबर्स का नंबर रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे में हमारे पास क्या होगा, नई पॉपुलेशन, नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होगी, तो नया ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई? नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या स्पेसिएशन की बात हम करें तो स्पेसिएशन हमारे पास यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ना हो कि हम उसको दोबारा से फिर से करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ मेन कंडीशन, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने जाएंगे, तो उस टॉपिक में हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है ना, सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर हम फोकस करेंगे। भाई रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या है? सिंपली वर्डों में मैं आपको इस बात से वाकिफ करवाता हूं कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या है। भाई इंडिविजुअल्स का कोई भी ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, उस इंडिविजुअल के ग्रुप्स को ये चेक करना होता है कि वो पार्टिकुलर स्पीसीज का मेंबर, उसके जो भी इंडिविजुअल्स में जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप के अंदर, वो स्पीसीज कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम पॉपुलेशन में काउंट करें या ना करें, तो उसके लिए हमारे पास रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक क्राइटेरिया है जो उस ऑर्गेनिजम्स को पार करना होता है। उस क्राइटेरिया को जब वो पार कर देता है तो उसी के बेस के ऊपर हमें ये पता चलता है कि वो जो इंडिविजुअल्स है उस ग्रुप में वो एक स्पीसीज कहलाने के लायक है या नहीं है। तो उसको हम किसके बेस के ऊपर चेक करते हैं? उसको हम किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवा के, अगर रिप्रोडक्शन वो शो करता है, कॉपुलेशन वो पॉसिबल है, शो कर सकता है, उस कॉपुलेशन के रिजल्ट में न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, तो हमारे पास ये रिजल्ट है। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये क्या चीज है, रिफर टू द मैकेनिज्म by which check the population of two different species from inbreeding। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं? एक मैकेनिज्म है by which we check the population of two different species by the help of inbreeding। ठीक है, तो हम इसमें सिंपली कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज ए मैकेनिज्म, ठीक है, बाय विच वी चेक द इंडिविजुअल। ठीक है, वी चेक द पॉपुलेशन ऑफ
two species by the help of inbreeding process। ठीक है भाई, तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के बेस के ऊपर किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स की जो पॉपुलेशन जिसको हम कह रहे हैं, जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स इंक्लूड हैं हमारे पास, उन पॉपुलेशंस को हम एक स्पीसीज में काउंट करें या ना करें, तो ये हमारे पास एक मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के बेस के ऊपर हम किसी भी पॉपुलेशन को चेक कर सकते हैं कि वो एक तरीके से स्पीसीज में काउंट होती है या नहीं होती है। अब ऐसे में हमारे पास रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की टाइप्स है, मतलब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज इंक्लूड इन ए स्पीसीज और नॉट। हमारे पास जो टाइप्स प्रेजेंट है उसमें मेन दो टाइप्स हैं कि हम किस तरीके से इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई हमारे पास दो केस है मेन, एक तो प्री मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म्स, एक है पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म्स। तो हमारे पास प्री मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म में क्या चीज है, सबसे पहले हमारे पास है प्री मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म। सेकंड हमारे पास है भाई पोस्ट मेटिंग सेकंड हमारे पास क्या भाई, पोस्ट मेटिंग। तो प्री मेटिंग से कैसे हम शो कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेस के ऊपर किसी भी पॉपुलेशन को हम चेक कर सकते हैं कि वेदर किसी भी इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम चेक कर सकते हैं कि इट्स इंक्लूड इन, ठीक है ना, इट्स इंक्लूड इन केस ऑफ द पॉपुलेशन और नॉट। ठीक है, तो उसको कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं भाई, हमारे पास उसके लिए डिफरेंट लेवल्स बने हुए हैं, डिफरेंट मोड बने हुए हैं जिसके बेस के ऊपर हम उस कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से मोड हैं, कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, यानी हमारे पास इसके बेस के ऊपर कई कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास पॉइंट्स है। देखिए इसकी आल्सो इट्स फर्दर डिवाइडेड, तो हम ये कह सकते हैं प्री मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म इज आल्सो डिवाइडेड। प्री मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म फर्दर डिवाइडेड। तो उसमें हमारे पास टाइप्स हैं भाई, तो कौन कौन से टाइप्स हैं हम लिखते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं बेटा, तो देखिए प्री मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म जो हमारे पास है, प्री मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म आर फर्दर डिवाइडेड, इसको हम फर्दर से फिर से डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड करने में हमारे पास देखिए 8 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ये अपने नाम से ही इस बात को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट यू मीन बाय द जियोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी कोई भी दो इंडिविजुअल जो होते हैं उन दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, मतलब बोथ आर इंक्लूड्स इन ए स्पीसीज और नॉट। वो कौन सी कंडीशन, यानी जियोग्राफी इज आल्सो मेन पॉइंट्स व्हिच डिसाइड टू कि वेदर ए ऑर्गेनिजम्स इज इंक्लूड इन ए स्पीसीज और नॉट। कैसे, एक तरीके से देखिए कोई भी दो इंडिविजुअल्स है, मान कीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर एक इंडिविजुअल्स है और इस इंडिविजुअल्स के बीच में, दोनों के बीच में एक हाईली फ्लोइंग रिवर है, ये एक रिवर है, ठीक है, और दूसरा इंडिविजुअल्स यहाँ है, तो यहां से ये इंडिविजुअल इधर नहीं जा सकता और ये इधर नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में मेटिंग की पॉसिबिलिटी जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, बिकॉज दे आर
आइसोलेटेड बाय द हेल्प ऑफ ए जियोग्राफिकल कंडीशंस। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बैरियर बन गया है, जिस बैरियर को हम जियोग्राफिकल बैरियर के नाम से बोल सकते हैं। इट्स में भी कोई रिवर हो सकती है, कोई माउंटेन रेंज हो सकती है, कोई डेजर्ट, कोई फॉरेस्ट, या कोई भी कंडीशन हो सकती है जो किन्हीं इन दोनों इंडिविजुअल्स को सेपरेट किए हुए है। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जिसके बेस के ऊपर हमें किसी भी दो इंडिविजुअल्स को सेपरेटली रखेंगे और उसके बेस के ऊपर हम यहाँ पर भी यहाँ जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, इन इंडिविजुअल्स के साथ ये मैटिंग शो कर सकता है, किसी के साथ भी, और इसी के सहायता से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो इन सेम टू सेम कंडीशंस में, मतलब सेम टू सेम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर भी ऐसा ही बिहेवियर होगा कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में इस पे भी मैटिंग, इसमें मैटिंग्स, तो इन मैटिंग्स का जो रिजल्ट निकलेगा, इन मैटिंग्स का जो रिजल्ट निकलेगा वही इसके मेंबर्स होंगे। तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स यहां से यहां पर मैटिंग शो नहीं कर सकता, इट्स मींस नॉट पॉसिबल। तो ऐसी सिचुएशन को हम किस में इंक्लूड करते हैं, दैट्स इंक्लूड इन केस ऑफ द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। देन उसके बाद है जेनेटिक। जेनेटिक का केस हम किस में इंक्लूड कर सकते हैं भाई, जेनेटिक आइसोलेशन। यू नो जेनेटिक आइसोलेशन का मतलब होगा कि इंडिविजुअल्स के अंदर जो उसका जेनेटिक मेटेरियल है, उस जेनेटिक मेटेरियल की रिलेशनशिप के बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इट्स रिप्रेजेंट द इंटरस्पेसिफिक स्टेरिलिटी, इट्स रिप्रेजेंट द इंटरस्पेसिफिक स्टेरिलिटी। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब क्या होता है, देखिए भाई, इंट्रा विद इन सेम स्पीसीज, और इंटर का मतलब होता है अलग अलग जो स्पीसीज होती है उनके बीच में स्टेरिलिटी शो करता है। तो जेनेटिकली अगर ऑर्गेनिज्म सेपरेट होंगे तो उन इंडिविजुअल्स के बीच में मैटिंग के चांस है ही नहीं, क्योंकि उन दोनों का जेनेटिक मेटेरियल जो होता है वो सेपरेट है, उनकी इंटरनल कंडीशंस यानी जीनोटाइपिक सेपरेट है, तो उनकी फिनोटाइपिक कंडीशंस में भी चेंज आएगा, और वहां पर जीन्स की यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं क्रोमोसोम की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, जिसके बेस के ऊपर इंडिविजुअल एक दूसरे से जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे, और दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मेक ए पॉपुलेशन। ठीक है ना, वो किसी एक स्पीसीज की फॉर्मेशन करने का काम नहीं कर सकते। देन उसके बाद हमारे पास है भाई इकोलॉजिकल आइसोलेशन। यू नो इकोलॉजिकल आइसोलेशन का मतलब है, इकोलॉजिकल आइसोलेशन का मतलब हम किस बात से बोल सकते हैं, इकोलॉजिकल आइसोलेशन का मतलब है कि इंडिविजुअल्स के बीच में जो हैबिटेट है वो सेपरेट है। हेयर टू different organisms are found in different ecological habitat। अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल दो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं तो उनके बीच में मीटिंग पॉसिबल नहीं है। लाइक दैट किसी बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स की बात करते हैं, और भाई क्रोकोडाइल की बात करते हैं, तो ये वाटर प्लस लैंड पे रहता है, और ये किसमें एयर प्लस में टेरेस्ट्रियल है, मतलब लैंड पे रहता है, या मतलब बर्ड ट्रीज पे रहता है। तो इस तरीके से इन दोनों की हैबिटेट जो है वो सेपरेट है। तो इस हैबिटेट के बेस के ऊपर हम इंडिविजुअल्स को सेपरेटली ही रख पाएंगे, ना कि उन दोनों के बीच में मैटिंग पॉसिबल है। उसके बाद टेम्पोरल कंडीशन है हमारे पास। भाई टेम्पोरल कंडीशंस का मतलब क्या होता है, टेम्पोरल कंडीशन का मतलब है हमारे पास कि एक तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास प्रेजेंट है वो टू स्पीसीज के मेंबर, उनके बीच में इंटरब्रीडिंग फेल हो सकती है, क्योंकि बिकॉज दो वो जो मीन्स ब्रीडिंग टाइम है, ठीक है ना। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है, डिफरेंट सीजन के बेस के ऊपर ब्रीडिंग शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेम्पोरल पॉइंट। ये हमारे पास है टेम्पोरल, बोथ द ग्रुप of individual showing copulation at different time of the year।
साल का जो अलग अलग टाइम है उस साल के अलग अलग टाइम के ऊपर वो कॉपुलेशन शो करते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में उन दोनों के बीच में जो गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं या इंडिविजुअलिटी उनके बेस के ऊपर जो भी है जिसके बेस के ऊपर वो सेक्सुअल प्रोडक्शन शो करते हैं तो वो डिफरेंट टाइम पर है। ऐसे में उनके बीच में गैमेट्स की फ्यूजन होना पॉसिबल नहीं है और एक स्पीसीज की फॉर्मेशन पॉसिबल है। इसका मतलब बोथ इंडिविजुअल्स आर इंक्लूड सेपरेटली इन सेपरेट स्पीसीज। दोनों के दोनों किस में इंक्लूड होते हैं भाई, अलग अलग स्पीसीज में शो होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, बिहेवियरल आइसोलेशन। यू नो बिहेवियरल आइसोलेशन का मतलब क्या है भाई, काउंटरशिप, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं काउंटरशिप के बेस के ऊपर या बिहेवियरल सेपरेशन इन केस ऑफ द मेटिंग प्रोसेस। यहां पर हमारे पास क्या है भाई, यहां पर हमारे पास है बिहेवियरल आइसोलेशन का मतलब क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स showing different countership for mating behavior। ठीक है, मेटिंग बिहेवियर जो है उसके लिए डिफरेंट काउंटरशिप है, मतलब इंडिविजुअल्स जो है उन दोनों के बीच में अलग अलग कंडीशन शो की जाती है। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो गैमेट्स को बाहर रिलीज करते हैं, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का काम जिसमें होता है। कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनके केस में गैमेट की जो कंडीशन होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बेस के ऊपर होती है। और बिल्कुल है इस अर्थ के नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऐसे केसेस में पॉसिबल है, नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऐसे केस में प्रेजेंट है जिसके बेस के ऊपर हम सेपरेटली कह सकते हैं कि उन ग्रुप्स के बीच में, उन इंडिविजुअल्स के ग्रुप में जो एक तरीके से बिहेवियरल चेंज आता है। देन उसके बाद हमारे पास फिजियोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल का नॉर्मली कंडीशंस, ठीक है ना, हमें नाम से पता चल रहा है कि फंक्शनली इनकम्पेटेबिलिटी है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। फंक्शनली इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब देखिए फिजियोलॉजिकल का मतलब होगा साइज बेस्ड कंडीशंस की भी बात हम कर सकते हैं, ठीक है ना, साइज बेस्ड कंडीशंस हम कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो गैमेटिक कंडीशंस है वो इनकम्पेटेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है भाई, इनकम्पेटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, ठीक है ना, यहां पर हम किसके बेस के ऊपर बोल सकते हैं, फंक्शनली हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स आर फंक्शनली इनकम्पेटिबल टू मेटिंग। किसके लिए भाई, मेटिंग के लिए, ठीक है ना। मेटिंग के लिए वो इनकैपेबल है, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी का जो साइज है, बिकॉज द साइज ऑफ बॉडी इज डिफर उन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में। यानी इफ वी मेक्स मेटिंग बिटवीन एलिफेंट एंड एंट, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो इट्स नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल ही नहीं है भाई कि उन दोनों के बीच में, क्योंकि बॉडी की जो अपीयरेंस है दोनों की डिफर करती है, तो उस डिफरेंस के बेस के ऊपर यहां पर कंडीशन पॉसिबल नहीं है। देन उसके बाद है मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन का मतलब क्या हो सकता है भाई, मैकेनिकल आइसोलेशन का मतलब है कि यहां पर अगर हम बात करें किसके बेस के ऊपर, मान लीजिए जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करते हैं, ठीक है ना। इस मैकेनिकल आइसोलेशन में हम किसकी बात कर सकते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करते हैं। देखिए मैकेनिकल आइसोलेशन में हमारे पास क्या है, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है ना। जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उनकी शेप साइज की बात हम कर सकते हैं। तो ये इट्स आल्सो रिप्रेजेंट द, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है भाई, इट्स रिप्रेजेंट द एक तरीके से मैकेनिकल आइसोलेशंस। तो यहां पर शेप स्ट्रक्चर ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स आर डिफरेंट
आर डिफरेंट इन ए different group of organisms. So it means there are no possibility of copulation. इसका मतलब यहाँ पर इस डिफरेंशियल के बेस के ऊपर there are the no possibility of to make the copulation between the two groups of the members. मतलब यहाँ पर जो मेंबर्स हैं ग्रुप्स के मेंबर्स उनके बीच में पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबिलिटी? क्योंकि उनके जेनाइटल्स ऑर्गन जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेटली दिखाई देते हैं और ऐसे में स्ट्रक्चर शेप के बेस के ऊपर वो ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप्स हैं उसके बेस के ऊपर, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गैमेटिक। अब गैमेटिक का मतलब हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई? गैमेटिक का बहुत सारे केसेस भी हो सकता है। किसी के गैमेट्स का साइज जो है वो डिफरेंट है, किसी के गैमेट्स की जो बिहेवियरल नेचर है वो अलग टाइप की है। तो भाई गैमेटिक के बेस के ऊपर हम कैसे कह सकते हैं कि गैमेटिक पॉइंट्स को अगर हम लेके चलते हैं तो उसका मतलब क्या है? गैमेटिक पॉइंट्स का मतलब हमारे पास क्या है? मतलब इन दिस केस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म showing internal fertilization and other are showing external। तो ये भी एक तरीके से गैमेटिक पॉइंट ही तो है हमारे पास, यानी ऑर्गेनिजम्स का एग लेइंग जो प्रोसेस है उस एग लेइंग प्रोसेस में कुछ इंडिविजुअल्स तो ऐसे हैं जो वाटर के अंदर एग्स को रिलीज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में करते हैं। भाई कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन जिसके केस में मदर की बॉडी में यानी फीमेल की बॉडी के केस में होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होता है। तो ऐसे में हमारे पास ये सभी पॉइंट्स जो हैं हमारे पास, इन सभी पॉइंट्स को हम किस में इंक्लूड करते हैं? प्री मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म जो हमारे पास है उसमें इंक्लूड करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है पोस्ट मेटिंग, ठीक है ना। हमारे पास क्या है भाई? पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म। हमारे पास बी पॉइंट क्या है भाई? मैकेनिज्म। बेटा कि मान लीजिए सारे के सारे जो प्री मेटिंग आइसोलेशन के पॉइंट थे वो सब फेल हो जाते हैं और किसी पॉसिबिलिटी के बेस के ऊपर कॉपुलेशन पॉसिबल है। लाइक दैट हमने एग्जांपल दिया था कि इफ वी शोइंग द कॉपुलेशन बिटवीन द मेल एस एंड फीमेल हॉर्स, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि मेटिंग होगी। उसकी सहायता से कोई ना कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ। अब ऐसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉपुलेशन के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई उस चीज को हम बोलते हैं पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। कोई जरूरी नहीं कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकती है भाई फर्टिलाइजेशन तो होगी लेकिन जाइगोट सर्वाइव नहीं किया। भाई जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट भी होगी, कुछ हद तक एम्ब्रियो तक फॉर्मेशन होगी, फिर उसके बाद डिस्कार्ड होगा। भाई जाइगोट एम्ब्रियो बर्थ भी होगा, डिलीवरी के टाइम पे डेथ होगी, फिर उस डिलीवरी के बाद ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन यानी बर्थ होने के बावजूद उसकी डेवलपमेंट भी हुई लेकिन वो एक तरीके से फंक्शनली एप्लीकेबल नहीं है, मतलब फर्दर कॉपुलेशन शो नहीं कर सकता या फिर उसके बाद फिर से फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में हमारे पास भी पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म आल्सो फर्दर डिवाइड्स, इट इज आल्सो divided into different types। ठीक है भाई, डिफरेंट टाइप्स में फिर से उसको डिवाइड कर दिया। तो ऐसे में हमारे पास क्या कंडीशन है, किस तरीके से है हमारे पास? देखिए उसके लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है भाई? उसमें हमारे पास फिर से फर्दर टाइप्स है और टाइप्स में हमारे पास क्या है?
अब हमारे पास यहाँ पर देखिए बेटा सेकंड पार्ट है पोस्ट मीटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म में हमने बताया कि फर्दर पार्ट्स हमने बताए। अब ऐसे में हमारे पास इसके भी मेन रीजंस प्रेजेंट्स हैं और मेन रीजंस में हमारे पास देखिए 4 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है भाई इनकम्पेटेबिलिटी, इनकैपेबल्स, हम सिंपली ये भी कह सकते हैं इनकैपेबल। इनकैपेबल यहां पर हम बोल सकते हैं सिंपली हम इनकैपेबल बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं भाई, किसके बेस के ऊपर, कि इंडिविजुअल्स के बीच में यहां पर मीटिंग पॉसिबल है, इंडिविजुअल्स के बीच में मीटिंग पॉसिबल है, मीटिंग भी होगी। देखिए इन सभी केसेस में हम कह सकते हैं कि यहां पर भी मीटिंग होगी, ठीक है ना, यहां पर भी मीटिंग होगी भाई, मीटिंग यहां पर भी होगी और मीटिंग यहां पर भी होगी। तो सभी केसेस में मीटिंग तो पॉसिबल है, लेकिन इस मीटिंग के बाद का जो स्टेप हमारे पास इंक्लूड है उस पार्टिकुलर केस में कंडीशन होती है। यहां पर भाई क्या हो सकता है, देखिए सिंपली भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि मीटिंग के बाद यहां फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है और यहां पर भी हो सकती है। लेकिन आफ्टर सम स्टेजेस, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग डाई, ठीक है। यहां पहले केस में हमारे पास क्या है, इनकम्पेटेबिलिटी के केस में भाई मीटिंग भी होगी, फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल होगी और उस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के बेस के ऊपर जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे उसमें क्या होगा, कुछ स्टेजेस आएंगी जिसमें डेवलपमेंट फर्दर होंगी और डेवलपमेंट फर्दर होने के बावजूद भी देखिए उनके केस में क्या होगा कि ऑफस्प्रिंग जो है आफ्टर सम स्टेजेस इट्स कैन डाई, वो मर जाएगी, वो मर जाती है। देन आफ्टर द सेकेंड केस इज द हाइब्रिड वायबिलिटी। हाइब्रिड वायबिलिटी का मतलब क्या है, हमारे पास है कि ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है F1 जनरेशन में, ठीक है ना। हमारे पास क्या होता है कि देखिए ये जो पॉसिबिलिटी हमने बताया कि देयर आर द पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजेशन, यहां पर पॉसिबिलिटी, इसमें भी मेटिंग की और फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें क्या होगा, F1 जो जनरेशन है, F1 जो हाइब्रिड है, ब्रीड डाई आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। हाइब्रिड जो बनेगा भाई मेटिंग होगी, मेटिंग होने के बावजूद फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होने के बावजूद डेवलपमेंट होगी और डेवलपमेंट के बाद जो नेट रिजल्ट निकलेगा F1 जनरेशन प्रोडक्शन भी होगा। लेकिन वो जो F1 प्रोडक्शन है वो F1 प्रोडक्शन है आफ्टर द सम स्टेज, और बर्थ के बाद कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि इट्स पार्ट ऑफ द, ये किसका पार्ट है भाई, इट्स द पार्ट ऑफ द हाइब्रिड वायबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास कौन सा केस है, नेक्स्ट केस है हमारे पास हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी का केस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि F1 जनरेशन जो है वो मेटिंग शो करती है और F1 फर्दर जब मेटिंग शो करती है तो यहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटी है F1 की फॉर्मेशन भी होगी। अब ये F1 की फॉर्मेशन जो होगी ना, इस F1 की फॉर्मेशन के बेस के ऊपर देखिए हम यहां कह सकते हैं इसमें F1 हाइब्रिड बनेगी और भाई यहाँ F1 मल्टीपल विद F1, यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअल जो बनेगा वो जैसे म्यूल का हमने एग्जांपल दिया था, तो ये कैसा होगा भाई, स्टेराइल होगा। ये कैसा होगा भाई, स्टेराइल होगा, ठीक है ना, कैसा होगा, स्टेराइल है। तो स्टेराइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, ऐसे में फर्दर ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास एक इस मींस एक तरीके से नेक्स्ट केस है जिसके बेस के ऊपर फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस यहां पर पॉसिबल नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। हाइब्रिड ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन का मतलब क्या है भाई, हाइब्रिड ब्रेकडाउन का मतलब है कि हमारे यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे प्रोसेस होंगे, इन दोनों के बीच में जो मेटिंग है, फर्टिलाइजेशन है, या फर्दर हम इसको ये कह सकते हैं कि इसके केस में क्या होगा भाई, फर्दर इसके केस में क्या होगा, F1 हाइब्रिड बनेगा भाई, F1 मल्टीपल F1 शो भी करेंगे तो यहां पर भी F2 जनरेशन फॉर्मेशन होगी। इस F2 जो ऑफस्प्रिंग को हमें F1 मल्टीपल F2 के साथ फर्दर मेटिंग कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो इंडिविजुअल में ही पॉसिबल है भाई। इट्स इन केस ऑफ द शुगर केन, वैरायटी ऑफ शुगर केन, शुगर केन की जो वैरायटी है उसकी प्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं,
तो शुगर केन की जो वैरायटी प्रोड्यूस की गई वो इसी फर्दर मैकेनिज्म के बेस के ऊपर प्रोड्यूस की गई। तो यहाँ पर हमारे पास इस टोटल मैकेनिज्म के केस में, अब देखिए हमने यहाँ जो टोटल मैकेनिज्म रिप्रेजेंट किया है, इस टोटल मैकेनिज्म के बेस के ऊपर हमने अपना जो पॉइंट रखा उसमें हमने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को रिप्रेजेंट किया। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या है हमारे पास, हमने आपको बताया कि एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके बेस के ऊपर हमें इन ब्रीडिंग के प्रोसेस के बेस के ऊपर किसी भी पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स है उन इंडिविजुअल्स को चेक करेंगे कि वो एक स्पीसीज में इंक्लूड होते हैं या नहीं होते हैं। भाई उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स को किसी पार्टिकुलर क्राइटेरिया को पास करना होता है जिसके बेस के ऊपर वो ये डिसाइड होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो स्पीसीज का मेंबर है या नहीं है। तो हमने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक ऐसा ही पॉइंट रखा। उस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में हमने दो टाइप्स के बारे में बताया कि जिसमें हमारे पास क्या क्या कंडीशन होती है, किस किस के बेस के ऊपर होता है। उसमें भाई एक तो हमारे पास प्री मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म और दूसरा हमारे पास पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म। प्री मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म को हमने देखा कि कहीं पर एक जियोग्राफिकल कंडीशन के बेस के ऊपर, कई टेम्पोरल कंडीशन है, कहीं पर बिहेवियरल कंडीशन है, कहीं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, कई जेनेटिक कंडीशन है, भाई कहीं गैमेटिक प्रोसेस है। तो ये सारे के सारे आइसोलेशन से इस बात को निर्धारित करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल्स जो है वो स्पीसीज में इंक्लूड हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको किसी पार्टिकुलर चेक पॉइंट से पास होना पड़ता है। ऐसे में हमारे पास दूसरा क्या है, पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म। पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म आल्सो कंसिस्ट ऑफ द मेन 4 पॉइंट्स, और उसमें मेन 4 पॉइंट्स जो हमारे पास प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं भाई। इनकम्पेटेबिलिटी, जिसमें हमने मेटिंग के बेस के ऊपर, सेकंड हमारे पास है हाइब्रिड इनवायबिलिटी, थर्ड हमारे पास है हाइब्रिड स्टेरिलिटी, देन उसके बाद है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। तो इस तरीके से आज का जो लेक्चर हमारे पास है, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रिप्रेजेंट करेंगे आप रिमेनिंग जो भी पोर्शन हमारे पास बचा हुआ है जिसमें ह्यूमन इवोल्यूशन भी है, या कुछ थोड़े से पॉइंट्स है जिसमें हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन के या आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जो एग्जांपल्स है, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशंस है, या हमारे पास लैडरबर्ग एक्सपेरिमेंट है, रेप्लिका एक्सपेरिमेंट है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर हमारे पास यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।